मैं एक लड़के से फ़ोन पर बात कर रही थी और सामने ड्रेसिंग टेबल पर लगे आईने में अपने खूबसूरत चेहरे को भी हर एंगल से देख रही थी। मेरी गिनती खूबसूरत लड़कियों में की जाती थी, इसलिए मुझे बहुत ही गुरूर और नखरा था, और होना भी चाहिए। भगवान जब हुस्न देता है तो नखरा आ ही जाता है। मुझ में भी कुछ ऐसा ही था। मेरे अंदाज राजकुमारी से कम नहीं थे। हालांकि मेरा संबंध एक मिडिल क्लास घराने से था, लेकिन मैं घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। सारे काम मेरी बड़ी बहन करती थी, इसलिए मेरी माँ की चहीती भी वही थी। मेरी माँ को ना मेरी खूबसूरती नजर आती थी और ना ही मेरी अदाएं। बस हर वक्त मेरी बड़ी बहन सुरभि का नाम ही लेती रहती थी। सुरभि बहुत ही सलीकेमंद है, घर को बड़े अच्छे से संभालती है, मेहमानों का अच्छी तरह स्वागत करती है, बहुत ही सभ्य संस्कारी है, वगैरह वगैरह। सुरभि की तारीफें सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। मुझे उससे चिढ़ होने लगी थी। मेरी माँ को मुझ में हजार कमियां नजर आती थीं, लेकिन मेरी खूबसूरती नजर ही नहीं आती थी। मुझसे कहने लगी, चलो नीलम, किचन में जाकर बर्तन धो दो। मैंने कहा, माँ मेरे हाथ देखें आपने, कितने गोरे चिट्टे नाजुक से हैं, बर्तन धोंगी तो खराब हो जाएंगे। और वैसे भी आप सुरभि से कहें ना, उसके हाथ इतने प्यारे नहीं हैं, आपकी चहीती भी वही है, उससे कहकर धुलवा लें। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। अपने पर्स से अपना मोबाइल निकाला, जो कि छोटा सा कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन था। मेरी जेब खर्ची से बस यही एक मोबाइल ही आ सकता था, और मैं अपने दोस्त नवीन को कॉल करने लगी। दूसरी बेल पर ही उसने फ़ोन उठा लिया था, लेकिन मैंने फ़ौरन से फ़ोन कट कर दिया और होठों ही होठों में उसे एक मोटी सी गाली दी थी। 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि नवीन की कॉल आ गई। कहने लगा, जाने मन फ़ोन क्यों काट दिया? मैंने कहा, मेरा फ़ोन क्यों उठाया? तुम्हें पता है ना, मेरे पास सिर्फ मिस कॉल देने के ही पैसे होते हैं, और तुमने फ़ोन उठाकर वो बैलेंस भी ख़त्म कर दिया। बहुत बुरे हो तुम। मैंने एक अदा से बात की थी। कहने लगा, क्यों परेशान होती हो? मैं हूँ तो क्या गम है, बस 5 मिनट रुको, अभी तुम्हारे नंबर पर रिचार्ज करवा देता हूँ। ये सुनकर मेरी पूरी आंखें खुल गई थीं। 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि मेरे पास मैसेज आ गया। मेरे मोबाइल पर 3 महीने का रिचार्ज हो चुका था। मैंने हंसकर दोबारा से फ़ोन कान पर लगाया। मैंने कहा, तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तुम्हारी यूं ही तो दीवानी नहीं हो गई। ये कहते हुए मैंने सामने लगे ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपना खूबसूरत चेहरा देखा था। वो कहने लगा, दीपा की शादी पर तुम्हें देखकर मैं अपने होश खो बैठा था। कसम से आफत लग रही थी तुम। हल्दी के फंक्शन के पीले लहंगे में नाचता देखकर मैं अपने होश खो बैठा था। कसम से पूरी कयामत ढा रही थी। तुम्हारा वो कयामत डांस तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर ले गया था। भगवान ने तुम्हारे शरीर के एक एक अंग को बड़े ही तराश तराश कर बनाया है। सच कहूँ, उस दिन पूरी रात सो नहीं पाया था। मैं बता नहीं सकता तुम्हें देखकर मेरे अंदर कहाँ कहाँ शोर मचने लगा था। पूरे 15 दिन लग गए थे मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर हासिल करने के लिए, और तुमसे दोस्ती करने में पूरा 1 हफ्ता और गुजर गया था। बड़ी नखरेबाज थी तुम। मैंने इतना कर कहा, मेरी खूबसूरती पर इतना नखरा तो बनता है ना नवीन। नवीन कहने लगा, हाय जाने मन, तुम्हारी यही बातें तो मेरे दिल को भाती हैं। मैं अभी नवीन से बातें करने में ही बिजी थी कि जब सुरभि कमरे में दाखिल हुई। वो मेरी इस तरह की हरकतों से जानकार नहीं थी, इसलिए मैंने बहाना करके नवीन का फ़ोन बंद कर दिया। वो कहने लगी, उठो यहाँ से नीलम, 3 दिन से चादर बिछी हुई है, तुम्हें इतना नहीं हुआ कि कमरे की चादर ही बदल लो? मैं मुंह बिसूरती हुई बेड से उठकर खड़ी हो गई। कहने लगी कि तुम अब इतनी भी छोटी नहीं हो कि घर के किसी काम को हाथ न लगाओ। अगले महीने 18 साल की हो जाओगी, कुछ घर के कामों में मन लगाया करो। मैंने कहा, बस बस, ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है। घर के कामकाज औरत ने सारी जिंदगी करने होते हैं। यही तो दिन है मेरे ऐश करने के। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये सब मुझे ही संभालना पड़ेगा। वो मुझे तीखी सी नज़र देखने लगी। कहने लगी, करना आएगा तभी संभालोगी ना, तुम्हें खुद से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैंने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे जेलस होती हो। वो अपने माथे पर बल डालकर मेरी बात सुनने लगी और मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी। बोली, मैं भला तुमसे क्यों जेलस होंगी? मैं तुम्हारी बहन हूँ नीलम, तुम जैसी भी हो, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुमसे जेलस क्यों होंगी? मैंने कहा, तुम मेरे हुस्न से जलती हो। मेरी खूबसूरती देखकर तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे पास वो कुछ भी नहीं है जो मेरे पास है। तुम मुझसे कम खूबसूरत हो। मेरी बात सुनकर सुरभि ने मुझे अफसोस से देखा था और सर झटक कर कमरे से बाहर चली गई। मैंने भी इग्नोर कर दिया और दोबारा नवीन को कॉल लगाकर बातों में बिजी हो गई। मैंने जो भी सुरभि को कहा था, कोई गलत तो नहीं कहा था, बल्कि जो सच था वही सच्चाई बताई थी। वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, सांवली सी रंगत थी,
लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी देखने वाले लोग उसकी तारीफ जरूर करते थे। कहते, सुरभि, पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कशिश है कि सामने वाले को अपनी तरफ खींचती है। हाँ, ये बात तो मैं भी मानती थी कि सुरभि की आंखें बड़ी ही नशीली थीं। अगर कोई एक बार उन्हें गौर से देख ले तो उसकी आंखों का दीवाना हो जाता था। लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकती थी। भला गोरी चमड़ी भी कोई चीज होती है जो कि भगवान ने मुझे दिल खोल कर दी थी। सफेद रंगत मुझे खूबसूरत बनाती थी, जबकि वो बिल्कुल आम शक्ल सूरत की मालिक थी। मेरे साथ खड़ी मेरी बहन भी नहीं लगती थी। वो मुझसे चिढ़ती थी। हर वक्त वो अच्छा बनने का ड्रामा करती रहती थी और देखने वाले समझते थे बहुत ही सभ्य संस्कारी लड़की है और अपनी छोटी बहन का बड़ा ख्याल रखती है। मुझे आदत थी कि मैं अपनी पसंद पर कंप्रोमाइज नहीं करती थी। जब भी पापा हमारे लिए कुछ लेकर आते तो सबसे पहले अपनी पसंद की चीजें मैं उठाती थी और जो बच जाता वही सुरभि के हिस्से में आता था। मेरी माँ हर बार मुझसे यही कहती कि तुम सुरभि के साथ नाइंसाफी करती हो। इस बार कपड़े सुरभि पहले पसंद करेगी, बाद में तुम चुनोगी और उसके बचे हुए कपड़े ही तुम लोगी। मैंने कहा, माँ आप जानती हैं मुझे सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ही पसंद ही नहीं है। मैं अपनी मनमानी करने की आदी थी। मुझे शुरू से ही ऐश भरी जिंदगी गुजारने का शौक था और ये अय्याशी मुझे अपने घर से पूरी होती नजर नहीं आती थी। तो फिर मैंने लड़कों से दोस्ती करना शुरू कर दिया। उनसे बैलेंस मंगवाती, उनसे तोहफे मांगती। अच्छे अच्छे महंगे ब्रांड के कपड़े मुझे वो लड़के तोहफे में देते और मैं घर आकर कह देती कि ये मेरी सहेली ने मुझे दिया है। इतने कीमती कपड़े जूते देखकर मेरी माँ मुझे गुस्से से घूरने लगती। कहती, तुम्हें अपने दोस्तों से इतने महंगे महंगे गिफ्ट लेने की क्या जरूरत है? जितना भगवान ने दिया है उसी में खुश रहा करो। मेरी माँ तो इस बात पर ही मुझे डांटती थी कि मैं अपनी सहेलियों से ये चीजें लेती हूँ। अगर उन्हें ये पता चल जाता कि मैं ये सारी चीजें लड़कियों से लेती हूँ तो वो तो मेरी जान ही ले लेती। मेरी माँ बड़ी ही भोली थी, मेरी हर बात पर विश्वास कर लेती थी। खैर, मुझे तो उस वक्त का इंतजार था कि जब मेरी बहन के लिए आने वाला रिश्ता उसे छोड़कर मुझे पसंद कर लेता। फिर मैं उससे बताती कि आखिर वो है क्या चीज़, क्योंकि मैं जान गई थी कि जितनी मैं खूबसूरत हूँ मुझे तो कोई भी लड़का पसंद कर लेगा, इनकार कर ही नहीं सकता। हाँ, सुरभि के लिए रिश्ता होना बहुत मुश्किल था। जब तक मैं थी तो मुमकिन ही नहीं था कि मुझसे पहले सुरभि की शादी हो जाए। लेकिन मेरे होश उस समय उड़े जब मेरी माँ ने मुझे ये बताया कि मेरी सहेली अपने इकलौते बेटे अभय के लिए सुरभि का रिश्ता लेकर आई है। ये सुनकर तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था, क्योंकि अभय एक बहुत ही हैंडसम स्मार्ट नौजवान था। पढ़ा लिखा भी बहुत था। हाँ, भी बेरोजगार था, अच्छी नौकरी की तलाश में था। जैसे ही उसकी नौकरी लग जाती तो उसके तो दिन ही फिर जाते। मुझे अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं आ रहा था। मैंने कहा, माँ क्या कहा आपने? संजना आंटी किसका रिश्ता लेकर आई हैं? मुझे लगा शायद मेरी माँ को सुरभि सुरभि कहने की इतनी आदत हो गई है कि मेरे लिए आने वाला रिश्ता भी मेरी माँ को सुरभि का रिश्ता दिखाई दे रहा था और वो सुरभि का नाम ले रही थी। मेरी माँ कहने लगी, नीलम क्या तुम्हारे कान खराब हो गए हैं? कह तो रही हूँ कि सुरभि का रिश्ता लेकर आई है। ये सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया था। मैं फौरन से अपने कमरे में चली गई। अपने बेड पर लेटकर सोचने लगी, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? अभय जैसा खूबसूरत पढ़ा लिखा नौजवान और कहाँ मेरी बहन सुरभि जैसी मामूली शक्ल सूरत की लड़की। भला वो सुरभि को कैसे पसंद कर सकता है? दोनों का कोई मैच नहीं था। अभय तो मेरे साथ जचता था, मेरे साथ ही उसकी जोड़ी अच्छी लगती थी। इस बात ने मुझे एक अजीब सी बेचैनी में डाल दिया था। मैंने सोचा, हाँ तभी तो मैं कहूँ कि जब भी संजना आंटी आती हैं तो ये सुरभि मैडम क्यों उनके आगे पीछे मंडराती है। अब पता चला अपने संस्कारों के झंडे गाड़ती होगी संजना आंटी के सामने। तभी उन्होंने अभय को अपनी कसम देकर मनाया होगा कि वो सुरभि से शादी कर ले, वरना तो मुमकिन ही नहीं कि अभय सुरभि जैसी आम से शक्ल सूरत वाली लड़की को अपने लिए पसंद करे। लेकिन संजना आंटी ने बहुत बड़ी धमकी दी होगी, या फिर ये कहा होगा कि अगर तुमने सुरभि से शादी ना की तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे, वरना वो कैसे मान सकता है। मुझे तो इस बात का विश्वास ही नहीं आ रहा था। लेकिन मेरा दिमाग उस वक्त काम करना बिल्कुल छोड़ चुका था जब कुछ दिन बाद मैंने अभय को अपने घर में देखा। मैं कॉलेज से अभी अभी वापस आई थी कि जब मैंने देखा अभय हमारे घर में मौजूद था और मेरी माँ से बातें कर रहा था। हाँ, सुरभि 18वीं सदी की हीरोइन बनी किचन में उसके लिए चाय और नाश्ता तैयार कर रही थी। मैं जानती थी मेरी बहन ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो बड़ी ही शर्मो हया वाली लड़की है, और मुझे ये भी पता था जब तक अभय बैठा रहेगा वो बाहर नहीं आएगी।
इसलिए मैं बड़े धड़ल्ले से अपनी माँ के साथ वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। अभय मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मेरी माँ ने मुझे एक चपत लगाई, कहने लगी, ना हाय, ना हेलो, ना नमस्ते, क्या सारे संस्कार भूल गई हो? मैंने कहा, माँ सांस तो लेने दें, अभी तो कॉलेज से वापस आई हूँ। आप ही बताएं अभय जी, क्या मुझे सांस लेने की अनुमति है? फिर मैं आपको हेलो भी कर लूँगी और आपकी खैरियत भी पूछ लूँगी। वैसे भी मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, हाँ हाँ, सांस भी ले लो और पानी भी पी लो। हाय हेलो का क्या है, बाद में कर लेना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन तभी सामने रखी छोटी सी टेबल पर जब मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ मिठाई का डिब्बा रखा था। उसे देखकर मेरा दिल यूं हुआ था जैसे मुट्ठी में लेकर किसी ने दबोच दिया हो। क्या सच में सुरभि का रिश्ता पक्का हो गया था? अगर रिश्ता पक्का भी हो गया तो फिर अभय मिठाई लेकर कैसे आ सकता है? हमारे घर का माहौल इतना भी आज़ाद और खुला हुआ नहीं था कि लड़का खुद ही अपने रिश्ते की मिठाई लेकर आ जाए। मैंने कहा, ये मिठाई किस खुशी में आई है? अभय कहने लगा, मेरी नौकरी लग गई है। ये उसने किचन की तरफ मुंह करके थोड़ी तेज आवाज में कहा था और उसकी नज़रें अभी किचन की तरफ से हटी नहीं थीं, जैसे कि अपनी आवाज़ को किचन में खड़ी सुरभि को सुना रहा हो। ये सब देखकर मेरा दिल बेचैन हुआ था। दिल में खतरे की घंटी बजी थी। दाल में यकीनन कुछ काला था। जिस तरह के अंदाज मैं अभय के देख रही थी, लग तो यही रहा था जैसे सुरभि के लिए उसकी खुद की पसंद है। मैं ये सोचने लगी, क्या ये अकल का अंधा है? आखिर उसे सुरभि में नजर क्या आया? मेरी माँ फौरन से अभय को आशीर्वाद देती हुई किचन में चली गई। मुझे भी मौका मिल गया था। मैं फौरन से कुर्सी से उठी और अभय के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। ये देखकर वो कुछ संभल कर बैठा था। मैंने जरा राजदारी से कहा, एक बात तो बताएं अभय जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? वो कहने लगा, क्या सुन लिया तुमने? मैंने कहा, संजना आंटी ने सुरभि का रिश्ता मांगा है, वो भी आपके लिए। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, हाँ ठीक सुना है तुमने। मैंने कहा, संजना आंटी ने जबरदस्ती की है ना आपके साथ? मेरी बात सुनकर वो मुझे कुछ नाराजगी से देखने लगा, कहने लगा, मेरी माँ मेरे साथ क्यों जबरदस्ती करेंगी? क्या हो गया है नीलम तुम्हें? लगता है आज की धूप तुम्हारे दिमाग पर जाकर लगी है। मैंने कहा, कहाँ आप और कहाँ सुरभि? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से देखने लगा, कहने लगा, क्या मतलब? मैंने कहा, खुद को आईने में देखा है आपने? कितने खूबसूरत हैंडसम नौजवान हैं आप। और फिर सुरभि, कहाँ आपके साथ अच्छी लगेगी वो? मेरी बात सुनकर शायद उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया था। कहने लगा, अपनी बड़ी बहन के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या बुराई है सुरभि में? मुझे तो वो शुरू से ही पसंद है। मैं तो बस अपनी नौकरी लगने का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर तो मुझे अभय की अक्ल पर अफसोस होने लगा। वो तो बिल्कुल अंधा था, उसे सुरभि में नजर ही क्या आया था? ये जानकर कि अभय सुरभि को पसंद करता है, मेरे दिल को एक धक्का सा लगा था। ऐसे कैसे मुमकिन था? क्या उसे मैं नजर नहीं आई थी? नौकरी उस इंसान की लग चुकी थी। आगे तो उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला था। और मेरा मेरा क्या होगा? क्या मैं गली के आवारा लड़कों से जरा जरा सी चीज़ों के लिए उनसे बातें करूं? और इधर अभय उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। सुरभि का तो पहली बार में ही छक्का लग गया था। जाहिर है 1 लाख से कम की नौकरी नहीं मिली होगी अभय को। सुरभि के तो बारे न्यारे होने वाले थे और मुझे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि सुरभि की इतनी अच्छी किस्मत हो और वो अपनी ससुराल जाकर अपने पति के साथ एक ऐश भरी जिंदगी गुजारे। मैंने कहा, अभय जी आपकी नौकरी कितने की लगी है? कहने लगा, मल्टीनेशनल कंपनी है, 1 लाख से ऊपर की डिमांड की है मैंने और मुझे पूरा विश्वास है कि मंजूर भी हो जाएगी। ये सुनकर तो मेरा दिल दहल उठा था। इतनी देर में ही मेरी माँ ट्रे में नाश्ता भरकर बाहर आ गई थीं, टेबल पर सामान सजाने लगीं। इतनी देर में अभय ने मिठाई का डिब्बा खोला और उसमें से गुलाब जामुन निकाल कर मेरे मुंह के करीब ले आया। कहने लगा, ये लो खाओ और ज़्यादा मत सोचो। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि मैं मिठाई सबसे पहले अपनी छोटी बहन को ही खिलाऊंगा। चलो नीलम, मुंह खोलो, शाबाश। ये सुनकर तो मेरा गला तक कड़वा हुआ था। छोटी बहन? मैं भला क्यों उसकी छोटी बहन होने लगी? लानत है ऐसे इंसान पर जो शादी हुई नहीं और होने वाली साली को बहन पहले बना ले। मैंने कहा, मेरा कोई मूड नहीं है मिठाई खाने का। ये कहकर मैं उठकर अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेट गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे रोना किस बात पर आ रहा है, लेकिन मैं बस रोए जा रही थी। मैंने यूनिफॉर्म भी नहीं बदला था और बेड पर लेटकर मुंह तक चादर ओढ़ ली थी। सुरभि थोड़ी देर में ही मेरे कमरे में आई, कहने लगी, नीलम खाना नहीं खाओगी क्या? मैंने कहा, बाहर में गया खाना, निकलो मेरे कमरे से, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है।
अब दोबारा मेरे कमरे में मत आना। वो मेरी बात सुनकर परेशान हुई थी। मैं ये सोचने लगी मैं कैसे अभय से अच्छा रिश्ता तलाश कर सकती हूँ। मुमकिन ही नहीं था। और फिर वो मुझे पसंद भी था। मैं नहीं जानती थी मेरी मामूली सी शक्ल सूरत की बहन मेरे हक पर यूं डाका भी डाल सकती है। मैं तो जितना रोती उतना ही कम था। 2-3 दिन तक मैंने ढंग से खाना नहीं खाया और सबसे ज़्यादा इस बात की परेशानी सुरभि को थी। बार बार कहने लगती, नीलम तुम्हें हुआ क्या है, खाना क्यों नहीं खा रही हो। मैं अपने कमरे में मुंह सुजाए बैठी थी। मैंने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है सुरभि। देखो सुरभि, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे दुख को समझ सकती हो। वो कहने लगी, हाँ हाँ मुझसे कहो, क्या बात है। देखो नीलम, तुमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया है और सच पूछो तो तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे भी भूख नहीं लग रही। मैंने अपने आंसू टपकाने शुरू कर दिए। मैंने कहा, सुरभि कि मैं नहीं जानती कब और कैसे, लेकिन मुझे अभय से मोहब्बत हो गई है। ये सुनना था कि सुरभि के चेहरे की रंगत सफ़ेद पड़ी थी। वो नजरें चुराकर कहने लगी, क्या कह रही हो नीलम। मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ सुरभि, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो तड़प कर मुझे देखने लगी। कहने लगी, क्या अभय भी तुम्हें पसंद करता है। मैंने कहा कि मुझे पसंद ना करने की कोई एक वजह भी तो बताओ। देखो सुरभि, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। हर मर्द की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी पत्नी खूबसूरत हो, और मुझे पता है कि वो भी मुझसे प्यार करता है, मुझ पर दिलो जान से मरता है। सुरभि कहने लगी, लेकिन कई बार वो मुझे दबे शब्दों में अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका है। मैंने कहा, लेकिन तुम तो उससे मोहब्बत नहीं करती ना, तुम तो किसी से भी मोहब्बत नहीं करती। तुम्हारी ज़िंदगी में तो कोई भी आ जाएगा सुरभि तो तुम उसके साथ ज़िंदगी गुजार लोगी, उसके साथ सब्र से रह लोगी। लेकिन अगर अभय मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। देखो, जब से मुझे पता चला है कि संजना आंटी ने अभय का रिश्ता तुम्हारे लिए मांगा है, बस एक निवाला भी मेरे गले से नीचे नहीं उतरता। मैं भूखी मर जाऊंगी सुरभि। ये कहकर मैं उसके साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझे चुप करवाया। कहने लगी, रो मत नीलम, मैं कुछ करती हूँ। मैं यही तो सुनना चाहती थी। मैं नहीं जानती कब और कैसे, लेकिन कुछ दिन बाद संजना आंटी हमारे घर आई तो सुरभि का चेहरा उतरा हुआ था। संजना आंटी के माथे पर भी बल पड़े हुए थे। वो आकर मम्मी पापा के पास बैठ गईं। उस समय दोनों ही घर पर मौजूद थे। मेरी माँ ने कहा, संजना, वैसे तो हमें पता है कि तुम्हें सुरभि बेहद पसंद है, लेकिन मैं चाहती थी कोई रस्म कर दी जाए ताकि खानदान वालों को इस बात की जानकारी हो जाए। ये बात सुनकर संजना आंटी ने एक ठंडी आह भरी थी। कहने लगी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, और भाई साहब आपसे भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आंटी की ये बात सुनकर मेरी माँ उन्हें हैरत से देखने लगी। कहने लगी, क्या हुआ है संजना। आंटी कहने लगी, अभय कहता है कि उसे सुरभि नहीं बल्कि नीलम से शादी करनी है। यह सुनकर तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। हाँ, सुरभि का बुझा हुआ चेहरा देखकर मैं समझ गई थी कि उसी ने मेरे लिए रास्ता साफ किया है। इस बात पर मेरे पापा को गुस्सा आने लगा। कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, पहले तुमने अभय के लिए सुरभि का रिश्ता मांगा और अब तुम नीलम का रिश्ता मांग रही हो। हम कैसे बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी की शादी कर सकते हैं। मेरी माँ भी इस बात पर गुस्सा करने लगी कि संजना, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सुरभि मेरी बड़ी बेटी है और मैंने सुरभि की आंखों में अभय के लिए पसंदीदगी देखी है। वो अभय को पसंद करती है। मैं उसका हक छीनकर नीलम को नहीं दे सकती। मुझे अपनी माँ की सोच पर गुस्सा आया था। उन्हें सुरभि नजर आ रही थी लेकिन मैं नहीं। कि तभी फौरन से सुरभि ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और कहने लगी, माँ, इस बात में ऐसा भी क्या गलत हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा करें, नीलम की मंगनी अभय से कर दें। मुझे वैसे भी ये रिश्ता पसंद नहीं था, मैं इनकार ही करना चाहती थी। अच्छा हुआ आंटी ने मुझे छोड़कर नीलम को मांग लिया। ये कहकर वो ड्राइंग रूम से वापस चली गई और मैं तो बहुत खुश थी। आज भी मैंने अपनी मनमानी की थी। संजना आंटी कहने लगी, लो सुन लो, तुम मुझे कह रही थी और तुम्हारी अपनी ही बेटी का दिमाग नहीं था इस शादी को करने का। अच्छा हुआ अभय ने मुझे नीलम का कह दिया। खैर, मैंने बड़ी खुशी से अभय के नाम की अंगूठी पहनी थी और कमरे में जाकर सुरभि के गले लग गई। मैंने कहा, बहन हो तो तुम्हारे जैसी, मेरे दिल से तुम्हारे लिए बहुत दुआएं निकल रही हैं। सुरभि कहने लगी, बस तुम खुश रहो नीलम, मुझे तुम्हारी खुशी बहुत प्यारी है। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी भी हो गई थी। सुरभि से पहले मैं दुल्हन बनी थी और इतरा इतरा कर उसे देख रही थी। मेरी शादी की सारी तैयारियां सुरभि ने ही की थीं। मैं अभय की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई और उसके कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरी ये खुशी कुछ ही देर की थी क्योंकि वो कमरे में नहीं आया। आधी रात बीत चुकी थी, बैठे बैठे मैं थक चुकी थी। अब मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था। इतनी खूबसूरत पत्नी को छोड़कर वो कैसे कमरे से बाहर रह सकता है।
रात के 3 बजे वो कमरे में आया था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई लग रही थीं, काफ़ी सीरियस लग रहा था। मेरे पास बैठ गया, खामोशी से मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई। मुझे तो लगा था वो मेरे हुस्न को देखकर मुझ पर मर मिटेगा, लेकिन उसने तो मुझे नजर भरकर देखा तक नहीं था। कहने लगा, मैं बहुत थक चुका हूँ, बाकी बातें कल करूंगा। उसने लड़कियों के भी कुछ ना कुछ अरमान मुझे बड़ा गुस्सा आया था। वो कहने लगा, मैंने कभी भी तुम्हें इस नजर से नहीं देखा नीलम, मुझे आज की सारी तैयारी मैंने तुम्हारे लिए की है। अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेटकर सो गया। मेरा दिल बुझकर रह गया था। मेरा जी चाहा उसके पास जाकर उसका हुलिया बिगाड़ कर रख दूं कि तुम अंधे हो, तुम्हें मेरी कदर नहीं है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, तुम्हारे लिए सजी सवरी हूँ और तुमने मुझे एक नज़र देखा तक नहीं। खैर, मैंने अपने कपड़े बदले और एक सादा सा ड्रेस पहनकर सोने के लिए लेट गई। मैंने सोचा मैं बाद में खूब नखरे दिखाऊंगी उसे, लेकिन मैं नहीं जानती थी उस आदमी के लिए मैं तो कुछ थी ही नहीं। मेरी शादी को 8 दिन गुजर चुके थे, लेकिन वो तो मुझे एक नज़र उठाकर देखता तक नहीं था, ना मुझसे बात करता था। 15 दिन गुजर जाने के बाद एक बार मैं उसके सामने जाकर खुद ही खड़ी हो गई। मैंने कहा, कितना समय चाहिए आपको? क्या मैं आपको नज़र नहीं आती? वो कहने लगा, सच बताऊं तो तुम वाकई मुझे नज़र नहीं आती। ज़बरदस्ती के रिश्ते ऐसे ही होते हैं नीलम। औरत शायद समझौता कर लेती है, लेकिन मर्द नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ उस सुरभि से मोहब्बत की थी और उसने मुझसे। मेरी मोहब्बत में उसने बहुत बड़ा इम्तिहान मांग लिया था। मेरी और उसकी शादी में सब कुछ जायज़ तरीके से ठीक हो रहा था, लेकिन उसने मुझसे मेरी मोहब्बत की आजमाइश मांगी कि मैं इनकार न कर सका, और ना ही मैं इस बात को स्वीकार कर पा रहा हूँ। फिर वो मुझे गुस्से से देखने लगा, मेरा बाजू पकड़कर कहने लगा, कब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? कब तुम्हें ये लगा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ? नीलम, बचपन से हम लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना था और बचपन से ही सुरभि मुझे पसंद थी, तुम नहीं। मैंने हमेशा तुम्हें छोटी बहन जैसा समझा है। मैं तो सिर्फ उस सुरभि से मोहब्बत करता हूँ। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा? तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? और तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी चाहिए? नीलम, मैं तुमसे पूरे 10 साल बड़ा हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझसे मोहब्बत करते हुए। तुम्हारी एक तरफा मोहब्बत ने मेरी और सुरभि की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। कितने सपने देखे थे हम दोनों ने, कितनी बातें करते थे एक दूसरे के साथ, आने वाली ज़िंदगी के कितने प्लान बना रखे थे, मगर तुम्हारी एक तरफा मोहब्बत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने रो रो कर हाथ जोड़कर मुझसे तुम्हारी खुशी मांग ली, लेकिन मैं सुरभि जैसा बड़ा दिल नहीं रखता। उसने तो कुर्बानी दे दी और मुझसे भी मांग ली, लेकिन मैं तुम्हें सिवाय अपने नाम के कुछ भी नहीं दे सकता, समझी? आगे से मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। बड़े गुस्से से उसने मुझसे कहा और कमरे से बाहर चला गया। मैं हक्का बक्का से उसे देखने लगी। मुझे लगता था मेरा हुस्न मेरा सबसे बड़ा हथियार है, मैं जो चाहूँ उससे हासिल कर सकती हूँ। पर मैं नहीं जानती थी कि सुरभि की आम शक्ल सूरत मेरे हुस्न को नीचा दिखा देगी। मुझे अभय से मोहब्बत नहीं थी, बस मुझे इस बात से तकलीफ थी कि मुझे छोड़कर वो सुरभि को कैसे पसंद कर सकता है। मुझे अपने हुस्न पर बेतहाशा घमंड था, जो बहुत बुरे तरीके से टूटा था। कौन औरत होगी जो ये नहीं चाहती कि वो अपने पति के दिल में महारानी बनकर ना रहे। मैंने बहुत कोशिश की कि अभय के दिल में मेरी जगह बन जाए। मैं अपनी बहन से हारना नहीं चाहती थी, उस पर ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि मैं खुश नहीं हूँ। इसलिए जब भी मायके जाती तो खूब हंसती, छोटी छोटी बातें सुरभि को बताती कि अभय मेरे साथ बहुत खुश है, मुझे बहुत चाहता है, मेरे बगैर रह नहीं सकता, मेरे हुस्न की तारीफें करता है। वो मेरी बातें गायब दिमागी से सुनती थी, फिर मुस्कुराकर कहती, तुम खुश हो? मैं कहती, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, और वो अपने आंसू अपने अंदर ही कहीं उतार लेती। अब मैं उसकी आंखों में आने वाली नमी को अच्छी तरह समझने लगी थी, क्योंकि मैं भी इस दर्द से गुजर रही थी। मुझे अपने पति की मोहब्बत चाहिए थी, जो कि मुझे मिल नहीं रही थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप जल्द से जल्द सुरभि की शादी कर दें। मेरी माँ कहने लगी, तुम्हें इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी शादी हो गई, बस अपने घर में रहा करो। मेरी माँ भी मुझसे उखड़ी उखड़ी रहने लगी थी। मैंने मायके भी जाना कम कर दिया। फिर एक बार मेरी माँ का फ़ोन आया कि सुरभि का रिश्ता तय हो गया है, बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है, लड़के ने खुद ही सुरभि को पसंद किया है। ये सुनकर मुझे एक और हैरत का झटका लगा था। आखिर उसमें ऐसी कौन सी बात है कि लड़के उसके दीवाने हो जाते हैं? खैर, ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मुझे लगा कि अब अभय अपना व्यवहार मुझसे बदल लेगा। जिस दिन सुरभि की शादी हुई थी, अभय शादी पर नहीं गया था। मुझसे कहने लगा, तुम अकेली चली जाओ। शादी पर मैं अकेली ही गई थी। अभय बहुत सिगरेट पीने लगा था। वो पूरी रात उसने सिगरेट पीकर ही बिताई थी। मैं कई बार उठकर उसके करीब आई। मैंने कहा कि कुछ देर आराम कर लो, नहीं तो बीमार हो जाओगे। वो कहने लगा, तुम बस अपने बारे में सोचो नीलम, जाओ जाकर सो जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। बार बार वो अपनी आंखें रगड़ने लगता, शायद अपने आंसू मुझे दिखाना नहीं चाहता था।
मैं नहीं जानती थी कि वो सुरभि से इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता है। कुछ दिन बाद मैं मायके गई तो सुरभि बहुत खुश थी। मुझसे कहने लगी, राजवीर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मुझे तो लगता है जैसे मेरे सब्र का फल मुझे मिल गया है। फिर कहने लगी, नीलम, मैंने तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत दी थी ना, शायद मेरे भगवान को मेरी ये बात पसंद आ गई। उसने मुझे ऐसा पति दिया है जो मुझे बहुत चाहता है। वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में आई थी। काफ़ी अच्छे घराने में उसका रिश्ता तय हुआ था। अभय के पास भी गाड़ी थी, लेकिन सुरभि के पति राजवीर के पास तो अभय से भी ज़्यादा बड़ी गाड़ी और बड़ा बंगला था। और अभय तो नौकरी करता था, लेकिन सुरभि का पति तो खुद ही बिजनेसमैन था। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इंसान अपनी किस्मत से ज़्यादा कुछ भी पा नहीं सकता। मैंने लालच किया था, लेकिन मुझे उतना ही मिला जितना मेरे नसीब में था। ना मुझे पति की मोहब्बत मिली, ना ही किस्मत से कुछ ज़्यादा। लेकिन सुरभि की किस्मत मुझसे अच्छी थी। उसे सब कुछ मिल गया था जो मैं उससे छीनना चाहती थी, और अपनी तरफ से छीन भी चुकी थी। अभय आज भी उसी का था। मैं उसे सब कुछ छीन कर भी खाली दामन थी, और वो मुझे सब कुछ देकर भी सब कुछ पा चुकी थी। काश कि मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी न मांगी होती, दो दिलों को यूं जुदा न किया होता, तो मेरी किस्मत भी कुछ और होती। एक बार सुरभि मुझसे मिलने आई। अभय उसके सामने नहीं आया था। हम दोनों काफ़ी देर तक बैठे बातें करते रहे। सुरभि के चेहरे पर सच्चे प्यार की चमक थी जो उसे अंदर से निखार रही थी। और आज मैं खूबसूरत होने के बाद भी उससे कम लग रही थी, और वो आम से शक्ल सूरत होने के बावजूद भी मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं खाना बनाने किचन में चली गई थी। सुरभि को मैं वहीं ड्राइंग रूम में छोड़ आई थी, लेकिन पता नहीं वो कब उठकर कमरे में अभय के पास चली गई। मैंने देखा वो ड्राइंग रूम में नहीं थी। मैं फ़ौरन से अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी, क्योंकि मुझे पता था सुरभि जरूर अभय के पास गई होगी। लेकिन कमरे के दरवाजे पर ही मेरे कदम रुक गए थे। सुरभि रोते हुए अभय की विनती कर रही थी कि प्लीज़ अभय, मुझे भूल जाओ और नीलम के साथ एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारो। शायद तुम्हारी किस्मत में नीलम का ही साथ लिखा था। मैं भी तुम्हें अपने दिल से निकाल नहीं पाई हूँ, लेकिन देखो, राजवीर का प्यार पाकर धीरे धीरे तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरी तुमसे विनती है, तुम भी मुझे भूल जाओ। अगर इसी तरह तुम मुझे याद करते रहे तो तुम्हारी ज़िंदगी में इतने कांटे भर जाएंगे कि तुम सांस भी नहीं ले पाओगे। अभय की आंखों में भी आंसू झिलमिला रहे थे। उसने सुरभि के हाथ थामे हुए थे। कहने लगा, सुरभि, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। लेकिन सुरभि ने अपनी कसम देकर अभय से वादा लिया था कि तुम मुझे भूल जाओगे। सुरभि के कसम देने पर अभय मजबूर हुआ था, और उसने सुरभि से वादा किया था कि मैं कोशिश करूंगा कि अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करूं। उसके बाद सुरभि रुकी नहीं थी, चली गई थी। सुरभि के कसम दिलाने पर इतना हुआ था कि अभय ने मेरे साथ रिश्ता बना लिया था, लेकिन मुझसे बात नहीं करता था। ऐसा लगता जैसे हम जिंदगी को गुजार रहे हैं, जिंदगी को जी नहीं रहे। मेरे 2 बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन अभय के ठंडे व्यवहार में कोई कमी नहीं आई थी। आज तक उसने मुझे नज़र भरकर नहीं देखा था। कभी ये नहीं कहा, नीलम, तुम पर ये कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे कान इन शब्दों को सुनने के लिए आज तक तरस रहे हैं। मुझे अपनी खुदगर्जी याद आती है तो मैं फूट फूट कर रोती हूँ। और मेरे उलट सुरभि की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। उसका पति तो उस पर दीवाना है, उसकी तारीफ़ें करता है, उसके आगे पीछे घूमता है। हालांकि वो आम सी शक्ल सूरत की लड़की है, लेकिन किस्मत में बहुत आगे निकल चुकी थी, सब कुछ पा चुकी थी। और मैं आज भी फूट फूट कर रोती हूँ। काश कि मैंने सुरभि के साथ ये जुल्म न किया होता, तो शायद मैं भी अपनी ज़िंदगी आज हंसी खुशी गुजार रही होती। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।